बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। वी ऑलवेज यूज अ ट्रुथ टेबल टू शो दैट एन आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड। अब तक जितने लेक्चर हमने पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में क्या किया था, ट्रुथ टेबल बनाए थे और चेक किया था कि कोई भी जो आपके पास आर्गुमेंट है उसको बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल हमने चेक किया था कि वो वैलिड है या इनवैलिड। We do this by showing that whenever the premises are true, the conclusion must also be true. This can be a tedious। जब हमने हाउ टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट के लेक्चर में देखा था कि जब हमारे तमाम के तमाम प्रेमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो तो हमारा जो आर्गुमेंट होता था वो वैलिड होता था। तो ये काफी कह लो कि टीडियस सी अप्रोच है कि जिसमें हमें जितने भी हैं वो ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वैलिड है या नहीं। अब रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की जरूरत हमें क्यों आई, जबकि हम ट्रुथ टेबल के जरिए आर्गुमेंट को चेक कर रहे थे, उनकी वैलिडिटी देख रहे थे कि वो वैलिड है या इनवैलिड। When an argument form involves 10 different propositional variables, to use a truth table to show this argument form is valid requires 2 raised to power 10 is equals to 1024 rules। इसीलिए हम कहते थे कि जब हमारे पास जो प्रेमिसेस थे वो 2 3 4 तक 5 तक करना आसान था कि हम उनको बना देते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि जब हमारे पास प्रोपोजिशनल वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल के साथ ट्रुथ टेबल बनाया, दो के साथ बनाया, तीन के साथ बनाया, चार के साथ भी काफी लंबा हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते चले जाते हैं तो उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या नंबर ऑफ रोज भी क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ट्रुथ टेबल के जरिए हम वैलिडिटी चेक करते हैं, जब नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास ज्यादा हो तो ये हमारे पास जरा एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि हम इसको ट्रुथ टेबल के जरिए यूज करें, बल्कि उसकी जगह हम क्या यूज करें, रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस यूज करें, ताकि हम आसानी के साथ अपने आर्गुमेंट्स को चेक कर सकें कि वो वैलिड है या इनवैलिड। इन्फ्रेंस रूल्स आर टेम्पलेट्स फॉर वैलिड आर्गुमेंट्स। तो बेसिकली इन्फ्रेंस रूल्स क्या है, आपके पास टेम्पलेट्स है किस चीज के लिए, वैलिड आर्गुमेंट्स के लिए। यानी बने बनाए आपके पास रूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं और किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को चेक करते हैं कि वो वैलिड है या इनवैलिड। These rules of inferences can be used as building blocks to construct more complicated valid arguments form। तो हमारे पास जितने आर्गुमेंट की फॉर्म कह लें ज्यादा होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसको हम बाय यूजिंग रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस क्या कर सकते हैं, यूज करते हुए उनकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स में आप लोग देखते जाएंगे कि किस तरह हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को अप्लाई करते हैं। These are the different kind of rule of inferences: modus ponens, modus tollens, hypothetical syllogism, disjunctive syllogism, addition, simplification, conjunction and resolution। तो ये हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस दिए हुए हैं जिनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एग्जांपल्स में। सबसे पहले वैलिड आर्गुमेंट इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। P implies Q and P into implies Q is a tautology। जब भी आप इसका टेबल बनाएंगे तो क्या आएगी, क्या आएगा आंसर, टटोलॉजी आएगा। इसको वो कह रहा है इस तरह भी हम लिख सकते हैं, P implies Q लिख सकते हैं, एंड क्या कर रहा है P के साथ, और आपके पास implies में क्या आ रहा है Q, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो Q है। इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाया तो हमारे पास आंसर क्या आया, टटोलॉजी आया। Rule of inference for propositional logic: P implies Q, P conclusion Q। It is called modus ponens, a law of detachment। Modus ponens क्या एक लैटिन वर्ड है, ट्रांसलेट टू mod that affirms। Modus ponens, अब लास्ट मैंने कहा कि ये आपका modus ponens लॉ है। P implies Q लिख रहे हैं, अगर इनकी पोजीशन हम चेंज भी कर दें, यानी P ऊपर आ जाए, P implies Q, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जस्ट पोजीशन चेंज हो रही है तो भी। और कंक्लूजन में क्या Q, तो ये भी क्या है, मॉडस पूनन ही है, जस्ट हमने इसकी क्या किया है, चेंज किया डायरेक्शन। मॉडस पूनन टेल अस दैट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट एंड hypothesis of this conditional statement are both true। अगर ये दोनों क्या है, ट्रू है, तो कंक्लूजन भी क्या होगा, लाजमी है कि वो
ट्रू होगा, यानी P और P implies Q are true, then conclusion must also be true. Samples. पहली एग्जांपल हम देखते हैं. इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क. यू हैव द पासवर्ड, देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू द नेट. तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि चेक करें, हमने वेरिएबल निकालने होते हैं, यानी कितनी नंबर ऑफ सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है. सबसे पहले देखें आपके पास क्या है. एक तो पहला सेंटेंस या स्टेटमेंट, इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड, एक आ गया. देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क इज द सेकंड आपके पास स्टेटमेंट आ गई. नेक्स्ट देखो, यू हैव द पासवर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट ही रिपीट हो रही है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, यानी यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, यानी दो सेंटेंसेस को हम सिंबॉलिकली दो लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहला काम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स. यू हैव अ करंट पासवर्ड is represented by P and then Q letter is used for you can log on to the network. और सिंबॉलिकली अब हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे. इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क. सेंटेंस को देखें, इसमें आपके पास इफ और देन का इस्तेमाल है, जो कि हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट में. यानी जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट होगी तो हमेशा उसका स्टार्ट किससे होता है, इफ से, और अंदर क्या यूज होता है, देन, इम्प्लाइज, ओनली, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं. तो इसको हमने जब सिंबॉलिकली ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास आ गया दिस इज P implies Q. हमने लिख दिया P implies Q. नेक्स्ट हमने मूव किया, यू हैव द पासवर्ड. पासवर्ड के लिए हमने क्या यूज किया था, P. आ गया आपके पास P. देयरफॉर का क्या मतलब है कि ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है. ठीक है, ये देयरफॉर का हमने सिंबल यूज किया. नेक्स्ट, यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क, किससे रिप्रेजेंट किया हमने, Q से, तो कंक्लूजन Q. अब ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म आ गई. अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा मॉडस पूनन क्या है, P implies Q. P और कंक्लूजन Q हो तो हम कहते हैं कि ये हमारा मॉडस पूनन रूल है. तो यही हमने लिख दिया कि दिस फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट इज कॉल्ड मॉडस पूनन. यानी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के बाद जब फॉर्म बनी तो वो डायरेक्ट फॉर्म बनी और हमने अप्लाई कर दिया उसके ऊपर कि ये हमारा मॉडस पूनन लॉ है. नेक्स्ट, मॉडस टोलन लॉ. negation Q, P implies Q, conclusion is negation P. Alternatively, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, इस टोटोलॉजी, यानी इसका भी अगर आपने चेक करना हो, टेबल बनाए देखें तो आंसर क्या आएगा, टोटोलॉजी आएगा. Modus ponens tells us that a conditional statement, this is the conditional statement, is true. Conclusion of this conditional statement is false. ये क्या है, negation है. इसका क्या मतलब है कि conclusion क्या आ रहा है, यानी conditional statement का false आ रहा है. Then the hypothesis will also be false. ये क्या है, hypothesis है, तो hypothesis भी क्या है, false है. तो ये आपने याद रखना है कि मॉडस टूलन क्या है, ये वाली फॉर्म है, यानी निगेशन Q या P implies Q, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P implies Q. नीचे आ जाएगा hypothesis negation Q and conclusion is negation P. This form is called modus tollens. Example देखते हैं. You can't log on to the network. If you have a current password, then you can log on to the network. Therefore, you don't have a current password. वही चीज सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि यहाँ पे आपके पास कितने स्टेटमेंट्स हैं या कितने सेंटेंसेस बन रहे हैं. तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगेन दो ही हैं. एक, यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क, एंड सेकंड वन इज यू हैव अ करंट पासवर्ड. बाकी टू टाइम्स वो दोनों सेंटेंस क्या हो रहे हैं, एक बार और रिपीट हो रहे हैं. तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनको स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया बाय सम लेटर, P और Q आ गया. देन हम क्या करेंगे, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले हमने कहा लॉग ऑन टू द नेटवर्क P और करंट पासवर्ड देख लेते हैं. करंट पासवर्ड के लिए P एंड Q किस लिए यूज करें, यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क. अब वापस आते हैं स्टेटमेंट की तरफ. यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क. लॉग ऑन टू द नेटवर्क के लिए क्या है, Q. स्टेटमेंट देखें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, बट इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, निगेशन Q. आगे चलते हैं. इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेट. सिंपल हमारे पास क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है. दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q. हमने यूज किया तो क्या आ गया हमारे पास, P implies Q. देयरफॉर हमें पता चल गया ये क्या हमारा कंक्लूजन है. क्या आ गया कंक्लूजन, यू डोंट हैव अ करंट पासवर्ड. करंट पासवर्ड के लिए P था बट द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, तो हम क्या यूज करेंगे, निगेशन P. तो यहाँ पे बना निगेशन P. अब इसको गौर करें तो अभी तक हमने दो रूल ऑफ इन्फ्रेंस पढ़े, मॉडस पूनन और मॉडस टोलन.
तो ये जो फॉर्म बनी, ये कौन सी फॉर्म बनी? मॉडस टोलेंस की फॉर्म बनी। अब हमारे पास यहाँ पे टेबल गिवन, आप लोगों का क्या काम है? रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है और साथ में इसका नाम गिवन है, और ये टेटोलॉजी भी गिवन है। टेटोलॉजी आप लोगों ने याद नहीं करनी, आप लोगों ने जस्ट मेमोराइज करने हैं रूल ऑफ इन्फ्लुएंस और उनके नेम। जैसे अभी हमने अभी पहला और दो दो लॉ पढ़े हैं, रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस के दो रूल्स पढ़े, P implies Q, hypothesis P and conclusion is Q. This rule is called modus ponens. Next is negation Q, P implies Q and conclusion is negation P. So ये क्या है? मॉडस टोलन। इसी तरह ये बाकी सारे हैं। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यानी P implies Q, Q implies R। आंसर में कंक्लूजन में क्या आएगा? P implies R। यानी कह सकते हैं कि ये जो Q ने Q को, जो डायगोनल्स में आपके पास वेरिएबल है वो क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो आंसर में क्या आया? P implies R। नेक्स्ट, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, P और Q, यानी अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स में क्या है? और हो रहा है और निगेशन P है, तो कंक्लूजन क्या आएगा? निगेशन Q। यानी ये P से P कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव P, ये नेगेटिव P, और आंसर क्या आ गया? Q आ गया। एडिशन, P और कंक्लूजन क्या है? P और Q। सिंप्लीफिकेशन, P एंड Q की स्टेटमेंट, आंसर क्या आ गया? P आ गया, यानी कंक्लूजन P। इस तरह की अगर फॉर्म गिवन हो तो हम कह सकते हैं ये सिंप्लीफिकेशन। कंजंक्शन, P और सिंपल Q है, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ जाएगा? P एंड Q। रेजोल्यूशन, P और Q, निगेशन P और R, तो आंसर क्या आ जाएगा? Q और R। इसी तरह P और निगेशन P कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? Q और R। तो ये रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस गिवन है, ये चार्ट आपके पास, ये टेबल आपके पास गिवन है। आपने सिंपली रूल ऑफ इन्फ्लुएंस और उसका साथ में आपको नाम आना चाहिए, ताकि जिस तरह भी आप लोगों ने पिछली दो एग्जांपल सॉल्व की, तो आपको अगर पता हो कि जो रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है इसका नाम क्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्म बनी ये है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्टेट विच रूल ऑफ इन्फ्लुएंस इज द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रूल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये जो नीचे आर्गुमेंट दिया हुआ है इसके ऊपर आ रहा है, यानी कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले, इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, देयरफॉर इट इज आइदर बिलो फ्रीजिंग और रेनिंग नाउ। पहला काम मैंने क्या कहा था कि आपने स्टेटमेंट्स देख लिया कि कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है या कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद है। तो हमने देखा इट इज बिलो फ्रीजिंग, पहली स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट इज आइदर बिलो फ्रीजिंग, उसकी रेपिटेशन। नेक्स्ट क्या? रेनिंग नाउ, तो इट्स मीन सेकंड इज इट इज रेनिंग नाउ। तो हमने उनको दो लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, P एंड Q। अब सेकंड स्टेप क्या है? जब हमारा पहला स्टेप हो गया, तो दूसरा हमने क्या करना होता है? इस आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्यूमेंट फॉर्म में तब्दील करना होता है। तो आर्ग्यूमेंट फॉर्म बनाने के लिए हम इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज लो फ्रीजिंग नाउ, लो फ्रीजिंग के लिए क्या है? P, तो क्या आ गया? P, और साथ ही क्या आ गया? देयरफॉर, इट्स मीन इट्स योर कंक्लूजन, इट इज आइदर ब्लो फ्रीजिंग और रेनिंग नाउ। या तो वो ब्लो फ्रीजिंग है या वो रेनिंग है। तो क्या आ गया? P और Q आ गया। बिल्कुल इसी तरह हमने लिया P, कंक्लूजन P और Q। तो वो क्या कह रहा है? दिस इज एन आर्गुमेंट दैट यूजेस एडिशन रूल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हमने जब अगर रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस हमें आते हो, तो हम उसको देख के बता देंगे कि ये कौन सा रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये एडिशन का रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसलिए आपको ये रूल्स का आना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पास जब सिंबॉलिक फॉर्म बने तो आप उसको देख सकें कि वो कौन सा रूल है। नेक्स्ट, स्टेट विच रूल ऑफ इन्फ्लुएंस इज द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट, के जो नीचे आर्गुमेंट गिवन है इस पे कौन सा रूल ऑफ इन्फ्लुएंस बन रहा है या अप्लाई हो रहा है। वही काम, चूंकि ये हमारी पिछली स्टेटमेंट है तो इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, P और Q। अब यहाँ पे देखें, इट इज बिलो फ्रीजिंग एंड रेनिंग नाउ, एंड ऑपरेटर, यानी P एंड Q, P एंड Q आ गया, देयरफॉर लग गया। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है? कंक्लूजन है। कंक्लूजन, इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ P। अगेन हमने फिर सोचा कि ये कौन सा रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है। जब हमने गौर किया तो ये हमारे पास क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल ऑफ इन्फ्लुएंस हमने क्या बन रहा है? अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। यानी ये जो फॉर्म बन रही है, ये बेसिकली क्या है? सिंप्लीफिकेशन रूल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसलिए अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? इनको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज
is state which rule of inference is basis of the following argument. If it rains today, then we will not have a barbecue today. If we don't have a barbecue today, then we will have a barbecue tomorrow. Therefore, if it rains today, then we will have a barbecue tomorrow. ये हमारे पास क्या एक आर्गुमेंट गिवन है. सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, देखना होता है कितने आपके पास प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहली प्रोपोजिशन हमारे पास क्या है, आ गई इट रेन्स टुडे, देन वी विल हैव अ बारबेक्यू टुडे. ये इसकी रेपिटेशन आ गई. नेक्स्ट प्रोपोजिशनल क्या बनेगी, वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितने बन गई, 3 आ गई. If it rains today, then we will not have a barbecue today and we will have a barbecue tomorrow. तो हमने इसको 3 लेटर साइन कर दिए P, Q and R. अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिकली आर्गुमेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इफ इट रेन्स टुडे इज रिप्रेजेंटेड बाय P. P आ गया. देन का क्या मतलब है कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट. तो P implies we will not have a barbecue today. Q. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इफ वी डोंट हैव अ बारबेक्यू टुडे इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. फिर आ गया देन, फिर हमें पता चल गया ये क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है. तो क्या लग गया, इंप्लाइज वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो. वी विल हैव बारबेक्यू टुमारो इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. तो क्या आ गया, क्यू इंप्लाइज आर. देयरफॉर कंक्लूजन का साइन, इट इज रेन टुडे. P then implies we will have a barbecue tomorrow. से हमने रिप्रेजेंट किया आर से, तो क्या आ गया, आर आ गया. तो इस तरह की सिंबॉलिक फॉर्म बनी, आर्गुमेंट फॉर्म बनी. P implies Q, Q implies R, कंक्लूजन इज P implies R. तो हमने फिर जहन पे अपने जोर दिया और सोचा कि कौन सा ये रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है. जब हमने सोचा तो हमें पता चला कि ये हमारे पास हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म. अगेन, अगर आपको रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस आते हैं, देन आप लोग इजिली बता सकते हैं कि कौन सा रूल ऑफ इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है. ठीक है, अभी मैं इस खत को डिसकंटिन्यू करती हूँ और नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करती हूँ, जिसमें हम आगे इसको डिटेल से फिर देखेंगे.